हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। देखो, ज्यामितीय अवधारणाएं ये टॉपिक आपके लिए नया होगा, लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी ज्यामितीय अवधारणाएं हैं और किस किस के बारे में। लाइंस, बिंदु, रेखा, कोण और भी हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं इसमें। स्टार्ट करें। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। अब सबसे पहले ज्यामिति मतलब क्या होता है। ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। ओके, तो ज्यामिति का एक लंबा और शानदार इतिहास है। ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है। जिया का अर्थ है भूमि एंड मिट्रॉन का अर्थ है मापना, मतलब भूमि को मापना ही ज्योमेट्री कहलाता है। जैसे आपने कोई भी खेत है या कोई भी चीज है जिसको आपकी लंबाई दे रखी है और आपको उसको मापना, भूमि को मापना, तो इसको कहते हैं हम जियोमेट्री। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला और शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। अब आप सोचो कि ज्योमेट्री का विकास हुआ क्यों, डेवलपमेंट हुआ क्यों। क्योंकि कुछ भी चीज हम मापने की जरूरत पड़ती है। चाहे भूमि देख लो, खेती कर रहे हैं तो उसमें भूमि का मापन भी जरूरी है। आप कुछ ड्रेस पहन रहे हैं तो कपड़े का मापन भी जरूरी है। और आप कोई भी घर बना रहे हैं तो उसमें भी आपको भूमि मापनी जरूरी है कि इतना हिस्से होंगे, जब बंटवारा होगा तो भी उसके हिस्से मापने जरूरी हो जाते थे प्राचीन काल में। तो इसका बहुत सी क्षेत्र में कला है। कोई आपको कोई चीज डेवलप करनी है, कोई डिजाइन बनानी है, तो हमको इस रूम में जैसे डिजाइन बनानी है तो उसको मापना जरूरी है ना कि इतने इतने फील्ड पे सेम ही डिजाइन इधर भी बनाऊंगी मैं, ऐसा कुछ। तो इसलिए कला है, वास्तुकला, शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण जियोमेट्री का विकास हुआ। इनमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं जो खेतीहर की भूमि की परिसीमाओं, बाउंड्री को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता था। वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, जिलों, बांधों और नगरों के निर्माणों और कला और वास्तुकला ने इन अवधारणाओं को उजागर किया। क्योंकि देखो, पहले पुराने जमाने में है ना, जब नगर है, बावड़ियां हैं, तालाब है, कोई बनता था तो हमको भूमि तो मापन करनी पड़ती थी ना कि हमको इतनी भूमि पे बनाना है या इतने क्षेत्र पे बनाना है, इतने एरिया पे बनाना है। तो हमको इस कारण ये ज्योमेट्री का विकास और दिन ब दिन होता गया। आजकल भी कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों के डिजाइन इत्यादि सभी रूपों में ज्यामितीय अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे बक्स, पेटी, हमने देखी ना, जो बॉक्स होता है एक ऐसा शेप में घर में होता है ना बॉक्स, मेज, टेबल, आपकी पुस्तक और अपने स्कूल में लंच ले जाने के लिए खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं आदि को देखते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं। तो इन सब में भी क्या ज्यामिति का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि उसमें आपको साइज देखनी है कि एक बुक है तो बुक की साइज क्या है, लंच बॉक्स है तो उसकी साइज क्या है, टेबल है तो उसकी ये जैसे जैसे साइज है तो ये क्या है। तो ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ज्योमेट्री से। कैसे कर सकते हैं, इस सब में ज्योमेट्री का यूज है। इसीलिए धीरे धीरे पुराने जमाने से लेकर आज तक इसमें विकास होता गया धीरे धीरे। तो इसी की हमको जरूरत पड़ी और आज तो हर फील्ड में यूज होता है ज्योमेट्री का। आप कोई भी मापने के क्षेत्र में ले लो, कोई भी चीज आपको मापनी है, घर हो, मकान हो, कोई टेबल हो, कपड़ा हो, तो हर चीज में आपको मापन की विधि की जरूरत पड़ती है। या कोई कला है, कोई मकान की दीवारें, महलें, कुछ भी, उसमें हमको ज्योमेट्री का प्रयोग देखने को मिलता है। इन सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। जो रूलर आप प्रयोग करते हैं वो और पेंसिल जिससे आप लिखते हैं वे सीधी स्ट्रेट हैं। एक चूड़ी, 1 रुपए का सिक्का और गेंद के चित्र गोल से प्रतीत होते हैं। देखिए, जैसे आप जो पेंसिल वगैरह देखते हैं ना,
ये देखो पेंसिल, ये सीधी है कि नहीं है। और जो हम चूड़ी पहनते हैं वो राउंड शेप में होती है, देखिए ऐसे बिल्कुल राउंड शेप में। तो ये भी अलग अलग आकृतियाँ होती है। हम बता सकते हैं कि पेंसिल की आकृति सीधी होती है और चूड़ी की आकृति गोल होती है। और बॉल एक जिससे आप खेलते हैं घरों में गेंद, तो उसकी आकृति कैसी होती है? गोल। तो ये सारे ज्यामिति के अवधारणाओं पर आधारित है। देखिए अब सबसे पहले हम ज्यामिति का सबसे छोटा पॉइंट पढ़ेंगे, बिंदु। बिंदु के बारे में आपको पता है बिंदु कहते किसको हैं? देखो ये मैंने छोटा सा डॉट बनाया है, जो इस पेंसिल की जो निब दिख रही है ना, बिल्कुल पिन पॉइंट जो बिल्कुल, वो ही बिंदु कहलाता है। जैसे मैंने एक डॉट लगाया, ये बिंदु, ये देखिए ये बिंदु है। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि जो पेंसिल की जो निब है या जो प्रकार जो होता है ना, उसका आगे का सिरा, बिल्कुल जो छोटी सुई का सिरा, तो वो एज अ बिंदु होते हैं, बिंदु को डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है ना कि बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु ज्यामिति की सबसे बेसिक अवधारणा है, सबसे छोटी इकाई है। बिंदु से ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे, उसमें फिर रेखा आएंगी, रेखाखंड आएगा और किरण आएगा, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट हम बिंदु से करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट जिसको हम हिंदी में बिंदी भी बोलते हैं, हम नहीं बोलते बिंदी लगाओ, वो चीज। तो बिंदु, कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह अंकित कीजिए। मैंने एक चिन्ह अंकित किया, ऐसे ऐसे। सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होगा। देखो जितना नुकीला होगा उतना ही, जैसे मेरी पेंसिल मोटी है तो मोटा साइन आया, और किसी की पेंसिल बिल्कुल पतली है तो बिल्कुल पतला साइन आएगा। जैसे किसी की पेंसिल पतली है तो ऐसा साइन आया छोटा सा, देखो ये बिल्कुल है ना। तो पेंसिल मोटी है तो मोटा साइन आएगा, और अगर पतली है तो पतला सा बिंदु आएगा। वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, एक स्थिति या अवस्थिति, लोकेशन निर्धारित करता है, उसकी स्थिति निर्धारित करता है, लोकेशन। देखो आपको है ना इंग्लिश वर्ड्स की टर्म भी पता होनी चाहिए कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि जब आप बड़े होंगे और आगे इंजीनियरिंग फील्ड में या साइंस के फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, तो आपको इंग्लिश की टर्म ही आनी चाहिए, क्योंकि आगे पढ़े कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं, तो आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। ओके, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़े बहुत वर्ड। तो बिंदु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉइंट, POINT, पॉइंट। अब जैसे एक प्रकार होता है, उसका एक सिरा देख लीजिए, वो बिंदु के उदाहरण है। पेंसिल का नुकीला सिरा, सुई का निकेला सिरा, वो बिंदु है। समझ में आ गया? जैसे इस पेंसिल का ये नुकीला सिरा है, वो बिंदु है। अब समझ में आ गया बिंदु के एग्जाम्पल कि बिंदु के क्या क्या हैं उदाहरण। अब देखिए, यदि आप किसी कागज पर मान लीजिए 3 बिंदु अंकित कीजिए, तो आप इनमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हम अंग्रेजी के अक्षर A, B, C इत्यादि से व्यक्त करते हैं। इन बिंदुओं को बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पढ़ा जाता है। अब देखिए, अगर मैंने ऐसे कोई बिंदु बनाया, ये दिख रहा है आपको बिंदु, एक मैंने ये बिंदु बनाया ऐसे, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया। अब अगर मैं पूछूं कि इसमें कौन सा बिंदु है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें तो 4 बिंदु बने हुए हैं, मैं कौन से वाले बिंदु के बारे में बताऊं। अब मैं एक काम करूं, इसको मैंने दे दिया A, B, C और D। अब बताओ मुझे वो कितने बिंदु हैं, तो आप कहोगे A है, B है, C है और D है। जब मैंने आपको बिंदु के नाम दे दिए तो आपने कितना जल्दी बता दिया कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये D है। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ का नाम देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सबके भी नाम होंगे ना, तो फिर मैं जैसे नाम से बुलाऊंगी तो आप कहोगे यस मैम, ऐसे। तो बिंदुओं को भी नाम देना ज़रूरी है, सब चीज़ों को उनका नाम देना ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा ना A की बात कर रही हूँ, B की बात कर रही हूँ, C की बात कर रही हूँ या D की बात कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, ये भी सेम, इसमें कोई पेंसिल लेनी है, उसको 4 बिंदु अंकित करने और इन सबको नाम देने हैं A, C, P और H। ऐसे आप
अपनी कॉपी में बना के आप उसको नाम दे सकते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल बताऊं, जैसे रात में आपने कभी आकाश में देखा है तो वहां पे तारे झिलमिल करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं आभास होता जैसे कोई बिंदु जैसे हैं, इतने असंख्य तारे होते हैं, तो वो भी एक बिंदु का आभास कराते हैं हमको, जैसे एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन वो अगर पास से देखें तो वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमें दूर से ऐसा आभास होता है कि वो एक छोटा सा बिंदु है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। आपके अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार की 5 स्थितियां चुनकर दीजिए। आप 5 कोई से भी एग्जाम्पल बता सकते हैं कि हाँ ये मेरे बिंदु के एग्जाम्पल हैं। तारे बता सकते हैं, प्रकार की नोक बता सकते हैं, पेंसिल की नोक बता सकते हैं, ऐसे आपके आसपास जो भी आपको नजर आए उसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये तो था बिंदु। अब हम पढ़ेंगे रेखाखंड। रेखाखंड, रेखा का खंड बना हुआ, यानी देखो इसका एक्सपेरिमेंट करें। एक कागज को मोड़िए फिर उसे खोलिए। क्या आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? इसके एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास हो रहा है। आपने एक कागज लिया, उसको हमने फोल्ड किया, एक कोई पेपर है उसको मैंने फोल्ड किया, तो आप देखेंगे कि एक लाइन सी खिंच गई उस पे, फोल्डिंग पे, है ना। तो वो क्या हो गया, जैसे कोई पेपर था उसके बाद में एक लाइन खींची मैंने अगर उस पर, तो वो एक लाइन का आभास कराता है कि नहीं कराता है अपन को। तो वो ही रेखाखंड है, जो लाइन हमने फोल्ड करने पे लाइन आई वो, तो वो रेखाखंड है। जैसे 2 बिंदु हैं, एक पहले तो हमने बिंदु पढ़ा था, ये बिंदु और ये बिंदु। अब अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूं तो ये मेरा रेखाखंड कहलाता है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। अब देखिए इसके 2 अंतः बिंदु ए और बी है। 2 बिंदु हैं ए और बी। एक पतला धागा या डोरी लीजिए, इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढील ना रहे। यह रेखाखंड रूप निरूपित करता है। हाथों से पकड़े हुए इस सिरे इस रेखाखंड के अंतः बिंदु होते हैं। जैसे पेपर का तो आपने देख लिया, अब मैं एक धागा लेती हूँ, धागे को मैंने कस के पकड़ लिया, ओके, ढीला नहीं रखना है उसको, टाइट पकड़ लिया मैंने ऐसे धागा, इन दोनों के बीच में मेरा धागा है। तो अब ये जो इसके बीच में रेखा बन रही है ना, क्योंकि धागे की जो वो शेप आएगी वो बिल्कुल खिंची हुई आएगी, तो वो रेखाखंड हो गया। और ये मेरा बिंदु ए और ये बिंदु बी, दोनों बिंदु हो गए, तो ये मेरा रेखाखंड है। और सिर्फ अगर ये होता तो ये सिर्फ बिंदु होता, और ये 2 बिंदु को मिला दिया मैंने तो वो मेरा हो गया रेखाखंड। समझ में आ रहा है कि बिंदु क्या था और रेखाखंड क्या था। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे बक्स का किनारा। जैसे आप कोई भी बुक है या उसका कोने आप देखेंगे, जैसे ये मेरी लाइन है, तो ये भी तो एक तरह से रेखाखंड है, जो इस बिंदु और इस बिंदु को मिला रही है, तो ये भी रेखाखंड है मेरा। उसके बाद में ट्यूबलाइट होती है ना घरों में, तो उसकी शेप कैसी होती है, तो वो भी एक रेखाखंड है। पोस्ट कार्ड, कोई भी पोस्ट कार्ड्स या कार्ड्स होते हैं अपने घर पे शादी के, तो उसका अगर आप किनारा देखोगे ना तो कैसा होता है, कोना बिल्कुल, तो वो एक रेखाखंड है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए प्रयास कीजिए। आकृति 4.2, संलग्न आकृति में दिए रेखाखंडों के नाम दीजिए। आकृति 4.2, क्या ए प्रत्येक रेखाखंड का एक अंतः बिंदु है? ए प्रत्येक रेखाखंड का अंतः बिंदु है। सबसे पहले मैं रेखाखंड ए बी लेती हूं, ओके। तो इसमें ए और बी, तो ए अंतः बिंदु है और बी बाह्य बिंदु है। और दूसरा रेखाखंड, एक तो हो गया ए बी, और दूसरा, इसमें कितने रेखाखंड हो रहे हैं? 2, और दूसरा हो गया ए सी। तो ये कौन से 2 रेखाखंड बन गए? ए बी और ए सी। तो ए और बी इस रेखाखंड के अंतः बिंदु हैं। तो क्या सिर्फ ए रेखाखंड का अंतः बिंदु है कि नहीं? देखो इसके लिए हम आकृति 4.2 पे जाते हैं। देखो एक बार ये वाला आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक कागज पर 2 बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। हमने ए और बी अंकित किया।
इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्तों से जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक रेखाखंड लिया, उसको मैं एक तो डायरेक्ट भी जा सकती हूँ और ऐसे घूमते 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 भी जा सकती हूँ और ऐसे भी जा सकती हूँ और ऐसे। तो एक बात बताओ, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो ए से बी तक सबसे छोटा रास्ता है। जो ए से बी, अगर जैसे मैं आपको बोलूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप यहाँ से घूम के भी जा सकते हो, यहाँ से घूम के भी जा सकते हो और एक बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकते हो। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो गया? जो आप बिल्कुल सीधे गए। तो ए बी भी वही है। तो ए और बी को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा रास्ता ए बी है, जो संलग्न आकृति 4.1 में दर्शाया गया एक रेखाखंड है। ए बी और बी ए से व्यक्त करते हैं। जैसे आप उसको ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। देखो ए बी और इसको बी ए भी लिख सकते हैं। और बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। ओके, इसके क्या है? अंत बिंदु। ए और बी, देखो अगर इसमें रेखाखंड को मैं ऐसे डिनोट करूं ए और बी, तो इसके अंत बिंदु क्या हो गए? ए और बी। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? रेखाखंडों के नाम दीजिए। और क्या ए प्रत्येक रेखाखंड का एक अंत बिंदु है? एक अंत बिंदु है। तो दो रेखाखंड हो गए ए बी और ए सी। तो एक अंत बिंदु है ना, इस रेखा का भी अंत बिंदु है और इसका भी अंत बिंदु है, ए बी का भी है और ए सी का भी है। तो ए रेखाखंड अंत बिंदु है दोनों का। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे रेखा। देखो रेखा, आप सोचेंगे रेखाखंड और रेखा दोनों सेम ही तो है। तो देखिए, इसमें एक डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको। जब आपने रेखाखंड बनाया था ना, तो एक आकृति और उसको डॉट से एंड कर दिया था, उसकी नाप फिक्स थी। जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगा, इसके और आगे हम आकृति लंबाई नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अब रेखाखंड के केस में देखिएगा, एक रेखा, कल्पना कीजिए कि ए से बी तक के रेखाखंड को ए से आगे की दिशा में और बी से आगे की दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया है। आकृति को देखिए, आपको लाइन का एक उदाहरण यानी रेखा का उदाहरण प्राप्त होता है। देखो ये तो थे मेरे ए और बीच के में थे रेखाखंड। अब जब मैंने ए को भी आगे बढ़ाया और बी को भी आगे अनंत तक बढ़ाया, ये जो एरो का साइन है ना, ये आगे बढ़ने का साइन है। इसका मतलब ये आगे और बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कभी अपन सड़क पे और जाते हैं तो एरो का साइन नहीं दिया होता, यानी आप इस साइड में जा सकते हैं। ओके, और अगर वहां पे स्टॉप का साइन होता तो ऐसे। देखो डॉट का मतलब अपन इंग्लिश में क्या जानते हैं? स्टॉप, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब ये स्टॉप हो गए दोनों, इसके बाद में रेखा आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर एरो का साइन हो गया तो इसका मतलब ये रेखा आगे और बढ़ने वाली है। और कब तक? अनंत तक। इसमें कोई मेजरमेंट हमको नहीं दिया है। तो रेखा का मतलब होता है जो अनंत तक बढ़ती रहे और जिसमें ऐसे एरो के साइन होते हैं। और रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु हो गए, ऐसे दो डॉट लग गए, तो वो मेरी हो गई रेखाखंड। समझ में आ गया रेखा और रेखाखंड में डिफरेंस? देखो वापस देख लो, बिंदु एक पॉइंट, दो बिंदु हैं और उनको मैंने बीच में एक रेखा से मिलाया, तो वो मेरी क्या हो गए? रेखाखंड। ये हो गया मेरा बिंदु। और अगर दो बिंदु अनंत तक चल रहे हैं तो ये हो गई मेरी रेखा। डिफरेंस समझ में आ गया तीनों में? बिंदु सिर्फ एक पॉइंट, रेखाखंड दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, और रेखा में एरो का साइन आएगा जो आगे रेगुलर बढ़ता रहेगा। डिफरेंस समझ में आया तीनों में? अब देखिए जो रेखा है ये ए बी एक रेखा है। अब दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा ए बी से निरूपित करते हैं। देखो अब इसमें निरूपण कैसे करते हैं हम? जैसे मैंने इसको ए बी नाम दिया, इसको बी ए बी, इसको भी मैंने ए बी दिया और इसको बिंदु ए दिया। तो इस रेखाखंड को मैं ए बी से डिनोट करूंगी, ए बी लिखूंगी और उसके ऊपर लाइन। अब रेखा को मैं कैसे डिनोट करूंगी? ए बी लिखूंगी और उसके ऊपर ये वाला साइन। दोनों में डिफरेंस देख लो, एक तो ए बी है उसके ऊपर सिंगल लाइन,
और एक AB और उसके ऊपर एरो वाली लाइन, ये देखो ऐसा साइन है। तो ये समझ में आ गया रेखा और रेखाखंड में डिफरेंस। तो इसको हम ऐसे ही डिनोट करेंगे, ऐसे। अगर ऐसा साइन आया ना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये रेखा थी मेरी। और अगर सिंपल लाइन है तो इसका मतलब वो क्या है, मेरा रेखाखंड। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं। तो हाँ, दो बिंदुओं A और B से होकर जाने वाली रेखा को AB से प्रदेश निरूपित करते हैं। यहाँ दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। इस पर असंख्य बिंदु होते हैं, इनके बारे में सोचिए। अब इस पे असंख्य बिंदु हैं। कैसे असंख्य बिंदु है, देखो ये कोई मेरी रेखा है। अब एक बात बताओ, जब मैंने अब सिर्फ एक बिंदु की बात करी थी तो आपने बोला था ये मेरा बिंदु है। अब इस रेखा में देखो कि कितने बिंदु बन रहे हैं, देखो जाऊं तो बहुत सारे हैं, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। ये देखो, ये तो मैं थोड़े दूर दूर लिख रही हूँ, अगर मैं बिल्कुल पास पास में लिखूँ ना तो कितने बिंदु हो गए इस रेखा पे। और ये रेखा तो कितनी आगे चल रही है, तो असंख्य बिंदु हो गए इसके ऊपर, छोटे 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 छोटे। तो इस रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। हम कहते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं, लेकिन रेखा को निश्चित करने के लिए, जैसे मुझे बताना है कि ये रेखा है, तो इसके लिए दो बिंदु ही पर्याप्त हैं। जैसे मैंने ये कोई रेखा बनाई और उसके ऊपर दो बिंदु बना दिए ऐसे, तो इससे भी मुझे पता चल जाएगा कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। दो बिंदु ही हम सिर्फ बता सकते हैं, हमको अनंत बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें उसको हम सिर्फ एक लाइन खींच देंगे। संलग्न आकृति 4.3 रेखा PQ की है। कभी कभी रेखा L जैसे अक्षर से भी व्यक्त की जाती है। जैसे आप कभी रेखा लिख रहे हैं ना, ये कोई मैंने रेखा खींची है P और Q, और इस पूरी रेखा को मैं कभी L भी बोल देती हूँ, ध्यान रखना। जैसे या तो मैं इसको दो बिंदु PQ से डिनोट करूं कि हाँ ये P और Q है, और या फिर मैं इस रेखा को ही L बोल दूं, L, कि पूरी रेखा का नाम है L रेखा। तो आगे अगर ऐसा कुछ आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रेखा में इसको PQ भी बोल सकती हूँ और ऊपर ऐसा साइन बना दूं तो भी PQ है, और मैं इसको ऐसे बोल दूं कि L रेखा, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको स्कूल में किसी और नाम से बुलाते हैं तो वो PQ हो गया, और आपको घर में किसी और नाम से बुलाते हैं, कोई होता है ना जैसे घर में कुछ नाम और स्कूल का नाम अलग होता है बच्चों का, तो ये आपके स्कूल का नाम है और ये आपके घर का नाम है। अब आ गया समझ में? तो दोनों चीज एक ही है, लेकिन उसको दो तरह से अपन बोल सकते हैं। पापा मम्मी कुछ और बुलाते हैं और टीचर्स कुछ और बुलाते हैं आपको, तो वो एक अलग चीज हो गई। और L रेखा, इसको ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों हम, लेकिन बात वही है, रेखा को ही बुला रहे हैं हम, लेकिन मैंने बोल दिया PQ स्कूल में और घर पे L, तो हो गया ना शॉर्टकट, समझ में आ गया कि कैसे डिफाइन किया। तो दोनों नाम है रेखा के। अब देखो, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं देखो, बिल्कुल ये भी नई चीज है। संलग्न रेखाएं 4.4 को देखिए। अब देखो ये 4.4 को देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है? ऐसे नहीं लग रहा है जैसे दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है। जैसे दो पेंसिल हैं, दो पेंसिल लेना और उनको आपस क्रॉस में रखना ऐसे, तो ये तो एक लाइन हो गई, दूसरी एक लाइन, इनको मैंने क्रॉस में रखा, तो क्या हो गया? ऐसा नहीं लगता जैसे एक दूसरे को क्रॉस में काट रही है, एक्स जैसे साइन, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। आ गया समझ में? और आगे देखते हैं। हाँ, दो रेखाएं L1 और L2 दर्शाई गई है। दोनों रेखाएं P से होकर गुजरती है। ये देखो, अब देखो इसमें आपके घर का नाम बोल दिया L1 और L2। अब आ गया समझ में? इसको मैंने PQ नहीं बोला, इसको मैंने L1 और L2, ये आपके घर के नाम है। अब याद रह जाएगा ना ऐसे। तो ये पूरा एक L1 है, एक कोई बच्चा है और दूसरा ये बच्चा है, L1 और L2 बोल दिया। तो L1 और L2, और वो दोनों आपस में एक बिंदु, कौन से बिंदु पर काट रही है? P बिंदु पर, क्योंकि जैसे मैं क्रॉस करूंगी तो एक बिंदु तो होगा जिस पे क्रॉस करेगी आपस में, तो ये कोई बिंदु P है। तो रेखाएं L1 और L2 P पर प्रतिच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट करती है। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं
कहलाती है। अगर दो रेखाएं हैं, देखो दो तरीके होते हैं, आपको दो रेखाएं बनानी है तो या तो एक रेखा और दूसरी रेखा, आपने दोनों को काट दिया, कोई बात नहीं। अगर मैं काटना नहीं चाहूं तो मैंने बिल्कुल सीधी सीधी रेखा बनाई थी जो आपस में कभी मिले ही ना। ऐसे दो रेखाएं मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ, जैसे ट्रेन की पटरियां नहीं होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती रहती है, वो आपस में कभी नहीं मिलती, तो वो कौन सी रेखा हो गई? इसको हम कहते हैं समांतर, और ये प्रतिच्छेदी। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अगर हल्की सी भी झुकी हुई होगी ना, देखो अगर कोई रेखा हल्की सी भी झुकी हुई है तो वो आगे जाकर कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, हल्की सी भी, अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी है। लेकिन अगर दोनों बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल ये देखो ऐसे बिल्कुल साथ साथ में चल रही है, जैसे कॉपी की दो लाइंस होती है ना, वो कभी आपस में मिलती है? ये देखो एक लाइन है और दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन बिल्कुल सीध में चल रही है, ये आपस में कभी नहीं मिलती, तो ये समांतर रेखाएं हैं। लेकिन अगर एक लाइन टेढ़ी है और दूसरी लाइन से आगे जाके कहीं ना कहीं मिल रही है तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। और ये जो बिंदु है ना P, वो प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। ओके, P जो आपस में एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित कर रही है, बिंदु P। और ये कोई मेरी लाइन L1 और ये कोई मेरी लाइन L2 है। अब क्लियर हो गया दिमाग में कि प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको कहते हैं, और वो P बिंदु पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। आप देखो इसके एग्जाम्पल, आपकी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे, आपकी जो बुक होती है उसके दो जैसे एजेस होते हैं ना, ये और दूसरा एज, तो अब ये इस बिंदु पर दोनों आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर इस लाइन को मैं और आगे बढ़ाऊं, इसको भी मैं और आगे बढ़ाऊं तो और आगे चलती जाएगी, तो एक कॉर्नर पे तो वो आपस में एक दूसरे को काट रही है ना। जैसे देखो ये बुक है मेरी, ये तो इस बिंदु पर तो ये दोनों आपस में क्रॉस कर रही है ना, क्योंकि अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं और इसको भी मैं अगर और आगे बढ़ाऊं तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस हुई कि नहीं हुई, काटा कि नहीं काटा, तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं ये यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करिए तो ये प्रतिच्छेदित बिंदु कहलाता है। तो ये वाली लाइंस, तो ये इसके उदाहरण है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर, आपने एक्स अक्षर देखा है? ऐसे क्रॉस में ही तो होता है, जिसमें क्या हुआ, दो लाइनें, एक लाइन L और दूसरी L2 आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। परस्पर काटती हुई सड़कें हैं। हाँ, आपने सड़कें देखी कभी? आप चौराहे पे जाते हो तो आप देखेंगे एक रोड तो जिस रोड से आप आ रहे हो वो तो सीधा आ रहा है, लेकिन एक आड़ा रोड जा रहा है, तो आप बोलोगे कि एक सड़क दूसरी सड़क को काट रही है, क्योंकि आप उस रोड से दूसरी साइड चले जाते हो और इधर से आने वाला जो गाड़ी लेकर आता है वो भी सीधा जा सकता है, तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करोगे कि नहीं करोगे? एक्सीडेंट ऐसे ही तो होते हैं, एक इधर से आया और दूसरा इधर से आया तो दोनों एक्सीडेंट हो गए, तो वो भी आपस में प्रतिच्छेदित हो रही है रेखाएं, तो वो उसके एग्जाम्पल है। देखो अभी मैंने बताया था ना, वो आ गया। अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखाएं। आप देखो आकृति 4.6 में दर्शाई गई मेज को देखिए, इसमें ऊपरी सिरा A, B, C और D, ऊपर वाला, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, जैसे टेबल के ऊपर वाला जिस पे आप बैठ के लिखते हो, हाँ है, सपाट है, मतलब ऊपर वाला जो इसका जो सिरा है वो सपाट है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऊपरी से एग्जैक्ट है। क्या आप कुछ रेखाखंड और बिंदु देख पा रहे हैं? क्या यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? देखो अभी तक हमने क्या तीन चीजें पढ़ी, एक तो था बिंदु, एक था रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखाखंड जिसके दो एंड पॉइंट थे। तो अब इसमें आप देखो कि इसमें मुझे बिंदु कौन कौन से दिख रहे हैं? बिंदु A, D, A, C और B और G, F, E, बिंदु यानी सिर्फ डॉट 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 आपको कहाँ दिख रहे हैं? तो अगर मैं बोलूँ तो आप बोलोगे A, B, C, D, E, F, G और H और छूट गया, तो आप बोलोगे ये है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें मुझे रेखाखंड कौन कौन से दिख रहे हैं, तो आप कहोगे मैडम AH, CF, BG, DE, AB, BC, DA और BC, ये कुछ रेखाखंड दिख रहे हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बोलूँ कि इसमें दो लाइनें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कहाँ कर रही है, तो आप देखोगे कि दो लाइंस कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो, ये लाइन को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं और इस लाइन को ऐसे और आगे बढ़ाऊं तो ये बिंदु सी पे कर रही है। ए बी लाइन को मैं और आगे बढ़ाऊं और बी सी को भी और आगे बढ़ाऊं तो इस बिंदु बी पे कर रही है। अब इस ए बी को इधर आगे बढ़ाऊं और डी ए को इधर आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे कर रही है। अब सी डी को ऐसे आगे बढ़ाऊं और ए डी को ऐसे, तो चार बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। कौन कौन से बिंदु? ए बी सी और डी। तो देखो, हाँ, ए बी और बी सी बिंदु, ए बी और बी सी, रेखा ए बी, देखो ये रेखा का साइन है। अब यहाँ भी आपको मैं बताती हूँ, ए और बी, ये रेखा, रेखा ए बी और बी सी बिंदु बी पर प्रतिच्छेदित हो रही है। एक बार मैं साफ कर देती हूँ, ए बी और बी सी बिंदु बी पर हो रही है। और कौन सी रेखाएं ए पर प्रतिच्छेदित हो रही है? अब ए पर कौन हो रही है, देखो ध्यान से। तो अगर हमें ध्यान से देखूँ तो बिंदु ए ये है, तो ए डी और ए बी ये दोनों किस पे हो रही है? ए पे। आपने देखा कि मेज के ऊपरी पृष्ठ पर कुछ रेखा है जो परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं हो रही है, उन्हें कितना भी आगे बढ़ाए, जैसे ए डी और बी सी ऐसी रेखा का युग्म बनाती है। ए बी, ए डी और बी सी ऐसी रेखा का युग्म बनाती है। और मेज के ऊपरी सिरे पर क्या आप रेखाओं का ऐसा ही अन्य युग्म है जो कहीं नहीं मिलता है? जो मैंने बताया ना, दो जो नीचे वाली लाइन से थी वो कहीं नहीं मिल रही है, वो बस बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो भी बहुत सारी रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं मिल रही है। तो ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेदित नहीं करती है वो समांतर रेखाएं कहलाती है। अब देखो, इसमें ये दोनों रेखाएं देखो, अगर मैं इस रेखा और इस रेखा की बात करूं तो ये आगे चलती ही जाएगी, लेकिन ये आपस में मिलेगी नहीं। ये देखो ऐसे, तो ये आपस में समांतर रेखाएं हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस होती है। अब आगे पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे आपने स्केल देखा होगा, इसकी दोनों पटरियां बिल्कुल स्ट्रेट है। रेल की पटरी की जो दो पट्टियां होती है ना, वो आपस में कभी मिलती है? बिल्कुल पैरेलल चलती है वो लाखों किलोमीटर तक, लेकिन वो आपस में नहीं मिलती। खिड़की की सलाखें अपने खिड़की में होती है ना, वो लोहे की, बिल्कुल कैसी स्ट्रेट होती है, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ आगे पढ़ने से पहले। सबसे पहले बिंदु, उसके बाद रेखाखंड ए बी, इसको बिंदु से डिनोट करते, ये रेखा खंड। फिर हमने पढ़ी रेखा, ऐसे होगा तो रेखा, इस पे भी दो बिंदु लिख सकती हूँ जो आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं अगर आपस में काट रही है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। फिर हमने पढ़ा समांतर रेखाएं जो एकदम बिल्कुल सीध में चले, और इन रेखाओं को मैं नाम दे सकती हूँ L1 और L2, और इसको भी मैंने दे दिया L1 और L2। ये आपस में दोनों समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, लेकिन प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में एक बिंदु, जैसे कोई भी बिंदु नाम दे दिया मैंने P पर क्रॉस कर रही है। अब हम पढ़ेंगे किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे, के कुछ निम्नलिखित मॉडल हैं। एक लाइट हाउस से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, टॉर्च से निकलती हुई प्रकाश की किरणें और सूर्य की किरणें। देखो, आप कभी टॉर्च चलाते हो ना, तो जैसे ही अंधेरे में आपने टॉर्च चलाई तो किरणें कैसे निकलती है, जैसे यहाँ कोई टॉर्च है और फिर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट निकलती जाती है बिल्कुल। तो जैसे ये कोई टॉर्च है, तो इसमें से ऐसे कैसे किरणें निकलती है, ऐसे बिल्कुल आगे बढ़ती रहती है काफ़ी दूरी तक। तो यानी इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन दूसरी निरंतर बढ़ती रहती है। देखो, रेखाखंड में दोनों पॉइंट फिक्स, रेखा में दोनों ही पॉइंट बढ़ रहे हैं, लेकिन किरण में एक तो फिक्स डॉट है और दूसरा आगे बढ़ता रह रहा है। तो ये किरण के एग्जाम्पल हैं।
तो किरण रेखा का एक भाग होता है, यह किरण रेखा का एक भाग होता है। रेखा थी दोनों साइड में बढ़ने वाली और किरण एक ही साइड में बढ़ रही है, तो एक तरह से रेखा का एक भाग हो गया ना। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। जैसे ये एक किसी बिंदु ए से स्टार्ट हुई और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ पे एक बिंदु और मैंने पी दे दिया, तो इसका एक बिंदु तो डॉट होता है और दूसरा सिरे का निशान, तो यानी ये किरण को बताता है। रेखाखंड में दोनों बिंदु, रेखा में दोनों सिरे के निशान जो आगे दोनों बढ़ते रहते हैं, और किरण में एक तो बिंदु और दूसरा तीर का निशान जो आगे बढ़ता रहता है। यहाँ दाईं ओर किरण की आकृति 4.7 को देखिए, ये वाली आकृति, इस किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं। इस पे दो बिंदु हैं, देखो एक तो ए है और एक पी है। ए जो प्रारंभिक बिंदु है, देखो ए प्रारंभिक है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे टॉर्च है तो टॉर्च में ये टॉर्च है, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन वो आगे कहीं भी जा सकती है, ये देखिए, तो उसकी दिशा अनंत हो सकती है, लेकिन इसका प्रारंभिक बिंदु तो ए हो गया ना, जहाँ से वो टॉर्च हमने चलाई थी, तो वो इसका प्रारंभिक बिंदु है। और पी जो किरण पर एक बिंदु अन्य है, और पी हमने कोई भी बिंदु ले लिया बीच में कहीं पे भी, तो उसको हम पी बोल सकते हैं, और इसे हम ए पी से व्यक्त करते हैं। तो इसका साइन हो गया ए और ए एंड पी, और इसको हमने ऐसे डिनोट किया, किरण का साइन। समझ में आ गए? रेखा के, रेखाखंड के और किरण के तीनों के चिन्ह आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए, यदि पी क्यू एक किरण है, मैंने पी क्यू एक किरण बनाई, ये पी है और ये क्यू है, क्यू एक कोई बिंदु ले लिया मैं, तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है? अब देखो इस किरण को हम ध्यान से देखेंगे तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या दिख रहा है आपको? पी। बिंदु क्यू किरण पर कहाँ स्थित होगा? कहीं भी आप स्थित कर सकते हो बिंदु क्यू। नेक्स्ट, क्या हम कह सकते हैं कि क्यू इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है? क्यू कहाँ प्रारंभिक बिंदु है इसका? इसका प्रारंभिक बिंदु तो पी है। ओके, अब जैसे एक आकृति 4.9 है, इसमें हम देखें तो ओ दी गई है, यह ओ से प्रारंभ होती है और ए से होकर जाती है। देखो इसमें किरण पे हमने तीन बिंदु ले लिए, ए बी और ए। ओके, तो ओ इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, बी अंदर कोई बिंदु ले सकते हैं और ए भी हमने एक कोई बिंदु ले लिया, तो क्या आप इसे ओ बी भी कह सकते हैं? यहाँ ओ ए और ओ बी एक ही किरण को दर्शाते हैं, जैसे आप इसको ओ बी भी कह सकते हैं और ओ ए भी कह सकते हैं। इस किरण के जैसे जो भी बिंदु है ना, आप उसको नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको ओ बी ये भी कह सकती हूँ, इसको ओ ए ये भी कह सकती हूँ। मतलब जैसे अगर इस पर कोई भी बिंदु है ना, तो आप उसका ओ ए ओ बी कोई भी नाम दे सकते हैं। क्या हम किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? जैसे हम किरण को ओ ए है इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको ए और ओ लिख सकती हूँ, और वो भी इस डायरेक्शन में नहीं, क्योंकि वो जिस तरफ से चल रही है वो वहीं से शुरू होगा। जो इसका प्रारंभिक बिंदु है ओ है, तो वो ओ से ही स्टार्ट होगा। जैसे ये कोई मेरी किरण है ए बी और ए, तो इसको मैं ओ ए ही लिखूंगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर मैंने ए ओ लिख दिया तो इसकी डायरेक्शन उल्टी साइड में हो जाएगी, तो ये नहीं पॉसिबल है, तो इसको मैं ओ ए ही लिखूंगी। अब प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करें कि कल वाली का क्लास में स्टार्ट करेंगे? एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको कल से मैं फिर से वापस रिवाइज करवा दूंगी। करें स्टार्ट? देखो ये 4.1 है, प्रयोग करके निम्न के प्रश्नावली 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, संलग्न आकृति में का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। इसमें नाम लिखने हैं। 5 बिंदु कौन कौन से हैं, एक रेखा कौन सी है, 4 किरण कौन सी है और 5 रेखाखंड कौन से। देखो हमने पढ़ा था बिंदु तो आप कोई से ही बता सकते हो, डी ई ओ सी बी ऐसे करके आप कोई से भी बिंदु आप बता सकते हो। रेखा, एक रेखा बतानी है, तो देखो ये आपने डायग्राम है, इसमें 5 बिंदु आपने कोई से भी बता दिए। देखो बिंदु को हम डी सी ओ बी सी ऐसे कुछ भी, और एक रेखा, रेखा तो आप ये पूरी एक रेखा है कि नहीं है, तो ये एक रेखाखंड का नाम हो गया। उसके बाद में
4 रे, 4 रे बतानी है। देखो अब रे आप ये पूरी रे दिख रही है यहाँ, अगर इस बिंदु को मैं एक पॉइंट मानो और ये इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि डीबी डीबी ईबी ओबी, ऐसे करके मैं बिंदु 4 किरण कोई भी बता सकती हूँ, ओडी, ओबी, ओसी और ओई। देखो ओडी, देखो इधर भी ये किरण बढ़ रही है और इस साइड भी ये किरण बढ़ रही है, तो आप इसके कोई भी नाम दे सकते हो। ओ से ओबी भी देख सकते हो, ओडी भी दे सकते हो, ओडी भी दे सकते हो और इधर ओसी भी दे सकते हो। तो आप इसके किरण के 4 नाम कोई से भी दे सकते हो। अब 5 लाइन सेगमेंट बताने, इसमें 5 रेखाखंड। रेखाखंड कौन कौन से देखो, जिन पे 2 डॉट आ रहे हैं, कौन कौन से हैं? स्टार्ट डीई, ईओ, ओबी, उसके बाद में डीओ और ईओ, ऐसे करके आप 5 कोई से भी नाम बता सकते हैं। डीई, ईओ, ओबी, ओसी और बीई, ऐसे आप जो भी आपको रेखाखंड 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं उसमें आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, संलग्न आकृति में दी हुई रेखाओं के संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इनमें 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें हमको रेखा के संभव प्रकार लिखने हैं, तो इसमें आप कोई सी भी ए बी, ए सी, ए डी, मतलब ए बी फिर ए सी और ए डी, ऐसे करके 3। फिर आप बी से भी चल सकते हैं, बी सी फिर बी डी, फिर सी बी से भी चल सकते हैं, सी डी, ऐसे करके आप कोई से भी रेखाखंड लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? तो यहां तक हमने जो भी पढ़ा, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, ये वाली चीजें आप सारी रिवाइज करके आइएगा। तो आगे वाले चैप्टर में हम 4.1 और अच्छे से देखेंगे। मैं आपको वापस से रिवीजन करूंगी, तब तक आपको थ्योरी पार्ट सारा पढ़ना है, क्योंकि तभी आपको सारी चीजें आगे समझ में आएगी। तब तक आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, खुद से कॉपी में करने सारे कि हमने क्या क्या देखा था, खुद से इमेज बनानी है। ओके, करोगे प्रैक्टिस? ओके बच्चों।